आज हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे क्लास 12 की शुरुआत कैसे करें। वो सोचते हैं कि हम पूरे साल निकाल देते हैं और एग्जाम से एक महीने पहले वो पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप अब बायो लोगे तो आगे हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसमें हम एनसीईआरटी को अपना सबसे बड़ा हथियार मानेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक डेली रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लो। हम नहीं कह रहे कि आप ऐसा टाइम टेबल बस उसमें लिखा हो सुबह 6 बजे हमको खाना है। आप लोगों का एक टेंशन रहता है मैम नोट्स कैसे बनाए, नोट्स आप दे दीजिए, नोट्स आप दे दीजिए। बच्चा याद रखना नोट्स आपको खुद बनाना होगा। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला में। तो हमारे साथ अभी जुड़ चुकी है निधि मैम, जिनको आप बराबर हर जगह पर देख रहे हो, हर चैनल पर देख रहे हो। ऐसा कोई शॉर्ट्स चैनल नहीं, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई इंस्टाग्राम्स अकाउंट नहीं जिन पर इनका चर्चा नहीं है। तो वो हमारे साथ आज है और हम लोग बातचीत। लेकिन सर आज चर्चा निधि मैम का नहीं होगा। आज हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे क्लास 12 की शुरुआत कैसे करें। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि हम पूरे साल निकाल देते हैं और एग्जाम से एक महीने पहले वो पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। गलत है कि नहीं? जी मैम, पहले तो हम लोग ये क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में अभी हैं और क्लास 12th की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या उनको माइंड सेट होना चाहिए, उन सभी चीज पर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। फिलहाल मैम शुरू करेंगी। मैम थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएगी कि मैम जब 11th में से 12th में गई थी तो किस किस बातों को फॉलो कर रही थी, कौन कौन से बात को पकड़ी थी, उस बात को अभी आपके साथ साझा करेगी। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। देखो क्लास 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होता है, इंपॉर्टेंट क्लास होता है। इसी साल आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है और आगे के करियर का नींव जो कहते हैं ना, वो यही से स्टार्टिंग होता है। अगर आप अब बायो लोगे तो आगे हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो। आप अगर मैथ लेते हो तो हो सकता है आप आगे चलकर इंजीनियर या आईआईटी देना चाहते हो। तो बच्चा 12th वो क्लास है जो आपको बोर्ड एग्जाम पर भी लेकर जाएगा और आपके करियर का नींव भी रखेगा। तो अगर आपका 11 ठीक नहीं गया, आपको लग रहा है कि हमने 11 नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए कि 11th खराब हो गया है, 12th को खराब मत होने देना। क्योंकि 12th आपके पूरे के पूरा भविष्य है। ठीक है, 12th पर आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो सर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो लोग भी 12th स्टार्ट करने वाले, पहली चीज तो अपने दिमाग में एक माइंडसेट बनाओ। हम अपने दिमाग को लेकर ही क्लियर नहीं, वो कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, याद रखना आपको सामने वही चीज दिखाई देगा। तो पहले आपको एक सही माइंडसेट बनाना होगा। अगर 11th खराब हो गया कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी बड़ी दीदी, आपके बड़े भाई यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं। 12th की नई शुरुआत करना होगा। 11th खराब है, पैनिक नहीं होना है। 12th का एक नया शुरुआत करना होगा। रोज पढ़ाई करने का आदत डालना होगा। आज से ही आपको रोज पढ़ाई करने का आदत डालना। जैसे आप आप खाना खाते हो, खाने का आदत है ना, सेम उसी तरीके से आपको पढ़ाई भी अपना एक जैविक प्रक्रिया बना लेना है कि भैया जैसे बिना खाए हम नहीं रह सकते हैं, वैसे ही बिना पढ़े हमें नहीं रहना है। और खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आप अगर 12th में 90+ लाना चाहते हो तो आप बहुत लोग आपका मजाक बनाएंगे कि अरे जाओ तुम 90 ला पाओगे, अरे जाओ तुम टॉपर नहीं बन सकते हो। आपको खुद पर भरोसा रखना है कि हाँ मैं 90+ मार्क्स ला सकता हूं, मैं टॉपर बन सकता हूं। ये माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। बाद से नेक्स्ट पार्ट है मैम कि एनसीईआरटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। देखो हम जब कल आंसर की भी करवा रहे थे ना मैम, जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्या है ना कि जो भी क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही बनाया जाता है। अगर आप कोई दूसरा बुक भी अगर पढ़ते हो ना और उसके बेस पर अगर आप आंसर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को मेन हथियार मानना है। जैसे हमारा अभी देखिए कि कोई ऐसा अपना देश है, अब कोई भी ऐसा युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो कोई ऐसा मिसाइल है जिसको सबसे बेस्ट माना गया है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो उसी प्रकार से जो अपना ये शिक्षा है, एजुकेशन है, जो आपके क्लास 12th की पढ़ाई शुरुआत करनी है, उसमें हम एनसीईआरटी को अपना सबसे बड़ा हथियार मानेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब एनसीईआरटी में क्या होता है कि जितने भी सब्जेक्ट है ना, सब में एनसीईआरटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करते चलिए। ये पढ़ने की एक सही तरीका है, पढ़ने की ये सही स्ट्रेटेजी है। अगर कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम को बनाइए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, है ना। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी के जो कीवर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कीवर्ड्स है उसको आप जरूर याद रखिए। आप देखते होंगे कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी में जो एकदम से की पॉइंट्स होते हैं और उससे बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। उस की पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा, समझ गए। और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें बच्चा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12th में आ तो गए लेकिन उनको सिलेबस ही नहीं पता। उनको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के बारे में कोई आइडिया नहीं। तो बच्चा ये गलती नहीं करना है। अगर आप 12th स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले पूरे सिलेबस का
जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनका सिलेबस एक बार जरूर देखो, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने, कितने चैप्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक डेली रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लो। हम नहीं कह रहे कि आप ऐसा टाइम टेबल बस में लिखा हो सुबह 6 बजे हमको खाना है, सुबह 7 बजे ब्रश करना है, नहीं, ऐसा टाइम टेबल नहीं आपको बनाना है। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जिसको आप फॉलो कर सकते हो कि हम सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ने वाले हैं, शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक पढ़ने वाले। ऐसे टाइम टेबल को बनाना है जहां पे पढ़ाई का टाइम आपका फिक्स हो कि इस टाइम पर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट का, तो हर दिन रिवीजन का टाइम जरूर रखो। आप पूरे दिन में जितना पढ़ो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन हो, स्कूल हो, जितना भी चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है उनका एक रिवीजन टाइम होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़े हो उसको कुछ घंटों बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रिवाइज जरूर करो। क्योंकि वो कहते हैं ना, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। आप किसी चीज को जितनी बार याद करोगे वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट होगा, वरना आप पढ़ते जाओगे और एक तरफ से साफ होता जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और चौथा है कि वीक में कम से कम एक दिन टेस्ट या एनालिसिस के लिए जरूर दो। आप बच्चा हर दिन टेस्ट मत दीजिए, एक हफ्ता पढ़ो, हफ्ते की लास्ट डेट आप फिक्स कर लो कि संडे, यानी हम टेस्ट देंगे जहां पर चेक करेंगे इस हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा और जो हमने पढ़ा क्या वो हमको याद है या नहीं याद है। बढ़ते अपने चौथे पॉइंट की तरफ। सर आपका। जी मैम, इसमें क्या है ना कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होना चाहिए। हाँ। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है ना मैम, तो इसमें क्या है ना कि इसमें हमारा हम देखेंगे कि बायोलॉजी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फिजिक्स की क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री की क्या होनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले मैम बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। तो आप बिल्कुल। बायोलॉजी के बारे में बच्चों को कुछ की पॉइंट्स हो जो मेन पार्ट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, आप एक बार बच्चों को जरूर बताइए। बच्चा अगर आप बायो स्टार्ट कर रहे हो तो जैसा कि सर स्टार्टिंग में ही बोले थे कि एनसीईआरटी को अपना हथियार बनाओ। बच्चा एनसीईआरटी ही वो आपका कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है जो आपको 90 तक लेकर जाएगा। एग्जाम के टाइम पर बच्चे बहुत सारे गाइड बुक, क्वेश्चन बैंक, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, लेकिन बच्चा आपको याद रखना है वो सब पर भारी पड़ेगा आपका एक एनसीईआरटी किताब, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी को कोशिश करिए लाइन बाय लाइन पढ़ने का। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शादी ब्याह में पूरे खाने के बाद अगर रसगुल्ला ना मिले तो मजा नहीं आता है, सेम उसी तरीके से हमारा बायो है। आप पूरा आंसर लिख दिए और आंसर में डायग्राम नहीं है तो वो आंसर आपका अधूरा बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि रसगुल्ला की तरह मजा मिले तो बच्चा आपको डायग्राम का प्रैक्टिस करना होगा। डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से बनाने आना चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट का, कीवर्ड और हेडिंग्स, उनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे मान लो जनन चैप्टर है तो उसमें आपके एक लिंगी, द्विलिंगी, ये आपके कीवर्ड है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर एमसीक्यू या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हर एक कीवर्ड को पढ़ो, उनको अंडरलाइन करो, उनका हेडिंग बनाकर अपना आंसर बनाइए। तो मेरा बायो का हो चुका, अब बारी है सर केमिस्ट्री का। हाँ, अब मैम फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। फिजिक्स को लेकर के सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं। सबसे पहली नंबर बात बच्चों के माइंड में मैम ये बात रहता है कि फिजिक्स हमको समझ में अइबे नहीं करेगा। अरे काहे नहीं आएगा जब पढ़ाने वाला धुरंधर हो। हैं? हाँ, क्या पढ़ाने वाला जब धुरंधर हो तो काहे नहीं समझ। तो पहले नंबर तो इस डर को आप हटा दीजिए। और आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहला पॉइंट कवर ये करना है कि जितने भी कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। समझने पर आपको ज्यादा जोर देना है। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना कि मैम वो क्या करते हैं, उनको कुछ टॉपिक है जैसे कि विद्युत फ्लक्स आ गया, अब वो समझना नहीं चाहते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो भाई रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, है ना। अगर आपका समझे हुए हैं तो आप खुद के वर्ड से भी लिख सकते हैं, सेल्फ वर्ड बना करके लिख सकते हैं। और याद रखिएगा सेल्फ वर्ड ज्यादा प्रभावी होता है याद रखने वाले शब्दों से, समझ गए। दूसरा है कि फिजिक्स का एक सबसे बड़ा मेन कोर पॉइंट ये है कि आप न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल पर कमांड करिए। आप कोई भी एग्जाम में जाइएगा ना, चाहे कोई भी एग्जाम, मैं सिर्फ इस बिहार बोर्ड के 2027 बैच की बात नहीं, 2027 एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको वहां पर फिजिक्स में क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है से आपको मार डालेगा। तो न्यूमेरिकल पर आप जितना ज्यादा कमांड कर सकते हैं कमांड करिए। और कहते हैं फार्मूला लिखिए। हम क्लास 12 की बात के ऊपर करें बेटा, तो क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो डायरेक्ट फार्मूला से ही उठाया जाता है। तो आप फार्मूला पर भी बहुत अच्छा कमांड करके रख सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, फिजिक्स बहुत बेहतरीन होगा। तो हमारा फिजिक्स को लेकर के मैम ये 2-3 पॉइंट था जो बहुत कंसर्निंग पॉइंट था, तो मैंने सोचा इनको बता दूं। अब है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में भी बेटा वही है कि सबसे पहली नंबर बात एनसीईआरटी फॉलो करिए, जो कि हम आपको क्लास 11 से बताते आ रहे हैं। एनसीईआरटी सबसे मस्ट है, एनसीईआरटी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। जैसे कि मैं टॉपिक पढ़ा दिया अब उसको पढ़िए, या फिर पहले से पढ़ करके आइए और उसके बाद यहां पर क्लास करिए। अब देखिए कितना बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि मैं खुद भी एनसीईआरटी ही फॉलो करता हूं।
दूसरी नंबर बात है कि यहाँ पर रिएक्शन और इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को यही लास्ट क्लास तक बच्चा यही कहता है सर थ्योरी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। नहीं काम चलेगा, आपको 50% ही मार्क। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ थ्योरी लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर आपका इक्वेशन पर मिलेगा। समझ रहे बात? तो इक्वेशन वगैरह आपको जरूर लिखना है। और इक्वेशन कैसे सीखेंगे? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इक्वेशन को याद करने का चीज नहीं, कभी संतुलित करिएगा तो 2 कहीं पर चल जाएगा, 3 कहीं पर चल जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करना, ओवरऑल खेल जो है वो प्रैक्टिस का ही सर है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान को जो है प्रैक्टिस क्या करता है? परफेक्ट बना देता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। न्यूमेरिकल्स रोज सॉल्व करो बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल मिलता है, शुरू के 4 चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, रगड़ दीजिएगा। केमिस्ट्री में सिर्फ 4 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बाद बाकी 12 चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। जी सर, तो यहाँ पर हमने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना कैसा, उसका स्ट्रेटेजी बताया है, इनको जरूर फॉलो करना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चा नोट्स, आप लोगों का एक टेंशन रहता है मैम नोट्स कैसे बनाए, नोट्स आप दे दीजिए, नोट्स आप दे दीजिए। बच्चा याद रखना नोट्स आपको खुद बनाना होगा। अगर आप मेरे नोट्स के भरोसे रहोगे तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग लिखें। हमको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा हमने उस पर ज्यादा फोकस किया, जो हमको कम लगा उस पर हमने नहीं किया। तो आपको बच्चा वो गलती नहीं करना, आपको अपना नोट्स खुद बनाना होगा। नोट्स छोटे बनाओ, साफ बनाओ, हेडिंग पर और बुलेट पॉइंट्स का जरूर यूज करो। जो भी आपके इंपॉर्टेंट हेडिंग है उनको सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, तीसरा हमारे पास है बच्चा इंपॉर्टेंट डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनको जरूर बनाइए। लास्ट पेजेस में फॉर्मूला, कीवर्ड्स जरूर रखिए, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक बच्चा हमने आपको बता दिया कि आखिर नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स बनाने की 4 चीजें, नोट्स हमेशा छोटा और साफ होना चाहिए, हेडिंग का इस्तेमाल जरूर करना, इंपॉर्टेंट डायग्राम जहां पर भी आपको लगे उनका इस्तेमाल करिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो बच्चा हर पेजेस में फॉर्मूला, कीवर्ड्स इनको जरूर रखिए। तो हमने यहाँ पर बता दिया केमिस्ट्री के लिए मैम एक चीज थोड़ा ऐड करेंगे कि लास्ट पेज में पीरियोडिक टेबल बना करके रखिए। हाँ। लास्ट पेज में पीरियोडिक टेबल बना कर रखिए, बहुत अच्छा होगा, है ना। और 6 रिवीजन टेस्ट है ना, सॉरी रिवीजन और टेस्ट आपको करते रहना। जैसे वीकली रिवीजन करते रहिए, ये बहुत कंपलसरी, अपने आप में कंपलसरी कर लीजिए। ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको खुद से लागू करना पड़ेगा। और जो PYQ है, मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस को लगाते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिएगा, तो इससे आपका डर खत्म हो जाएगा। जिससे होता है ना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, आप कोशिश तो करो। तो ये मॉक टेस्ट है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपकी कॉन्फिडेंस। बैच में आप लोग जो मॉक टेस्ट कराते हो उसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही प्रतिभा बैच में मॉक टेस्ट का दिन आता है बहुत सारे बच्चे नहीं देते, वो डरते हैं। तो वो डर नहीं, हाँ। उस डर को निकाल देना है। प्रतिभा बैच में जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं प्लीज आप लोग उनको करिए। उस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में आने वाले होते, टीचर्स खुद बनाते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से नहीं डरना है। और कहीं भी गलती हो तो उस गलती को से भागिए मत, उस गलती को सुधारिए, उस गलती से सीखिए। अगर आज आपका जो गलती हो रहा है उसको सुधारने की कोशिश करिएगा तो कल वो गलती आपकी नहीं होगी, है ना। इन सब बातों पर विशेष रूप से फोकस रखिए। अब बच्चे जो गलती करते हैं, ठीक है, आप लोग बच्चे जो गलती करोगे वो गलतियां क्या है, पूरा साल आपके पास है, आप सोचोगे कि मैम पूरा साल है, मोबाइल, सोशल मीडिया, उन पर जरा टाइम वेस्ट करना है, ये गलती नहीं करना है। अगर आप भी ये गलती करने वाले तो इसको बंद कर देना। दूसरी गलती होती है सर, बच्चे पढ़ते जाते लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। चलो बायो में तो ठीक है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री इनमें प्रैक्टिस करना होगा। सर ने पहले ही बोला प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज में उतने ही परफेक्ट बनोगे। तीसरा है रिवीजन न करना। रिवीजन जैसा कि सर ने पहले ही बोला कि ये आपको खुद करना होगा, कोई आपको कराएगा नहीं, हम लोग आपको पढ़ाएंगे। रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी, इसको अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए। और फोर्थ डर की वजह से टेस्ट का न देना। जैसे कि हमने बोला कि प्रतिभा बैच में मॉक टेस्ट होते हैं, बट जो टीचर से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिलाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों का लेते हैं, आप लोग प्लीज उन टेस्ट को दो, डरो मत, क्योंकि वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको एग्जाम के टाइम पर दिखेगा कि वो टेस्ट देने की वजह से आपके अंदर एग्जाम को लेकर जो डर होगा वो बाकी बच्चों की तुलना में बहुत कम होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं फाइनल मोटिवेशन, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, है ना। इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी, ध्यान देना जो है ना। जैसे कोई बच्चा बहुत तेज है और कोई बच्चा को थोड़ा सा कम तेज है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो ज्यादा सीख सकता है। अगर आप कंसिस्टेंसी से सीखिएगा ना तो इंटेलिजेंस से ज्यादा बेहतर बन जाता है। वो कहते भी ना हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग स्मार्ट वर्क पर फोकस करो। और जो आप आज पढ़ते हैं उसको आप क्या करिए, कल रिवीजन जरूर करिए। हो सके तो आज के आज रिवीजन करिए, और ज्यादा बेहतरीन है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक
ही बार बल्क नहीं बना लीजिएगा, ऐसे नहीं कि 4 चैप्टर का एक ही बार रिवीजन करेंगे, नहीं, ये सबसे गलत तरीका है पढ़ने का। आप एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आप एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो रिवीजन थोड़ा थोड़ा करके करिए। उसके बाद कहते हैं कि अगर आज मेहनत करोगे तो रिजल्ट खुद बोलेगा। कहते हैं ना कि चुपचाप मेहनत करिए, उड़ान तय करेगी, आसमान किसका होगा। तो आप मेहनत करिए, मेहनत के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करता है, समझ गए। बाद बाकी अगर आप मैम कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो बोलेंगे, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आज बच्चा इस वीडियो में हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि आप आज ही ठानो कि हमको टॉपर बनना है। और अगर आप ये ठान लिए आपको टॉपर बनना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती। हमारा पूरा टीम आपके साथ है, हमारा प्रतिभा बैच आपके साथ है। आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी 12th की तैयारी को 90+% वाला बना सकते हो। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा 2026 का जो मैम इस बार एग्जाम हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत एग्जाम हुआ है, बहुत बेहतरीन एग्जाम हुआ है, पूरा इंस्टा यूट्यूब पर दिख रहा है। मचा हुआ इसी प्रकार से 2027 प्रतिभा बैच से भी आप लोग निकलोगे, पूरा टॉपर बनोगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग सब आपके साथ है, पूरे पीडब्ल्यू परिवार आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार है। हमारी छोटी बहन भी कह सकते हैं, हमारी छोटी बहन भी है, वो सब आपको सपोर्ट करेगी, कहीं से जहां से जिससे सपोर्ट हो सकेगा आपको पूरी सपोर्ट करेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे लोग से फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।